वेलकम टू एमएस क्लासेस। तो आज के वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। देखिए, थोड़ा कम टाइम लूँगा, बढ़िया से बताऊँगा, एक्सप्लेन करूँगा, लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। क्या है ये? हम लोग आज बात करेंगे मेरे भाई, और आप लोग मेरा साथ दीजिएगा। ये एफआईआर, इसी के बारे में बात करेंगे कि एफआईआर क्या है, क्या नहीं है, कैसे किया जाता है, किस तरीके से किया जाता है। आप थाने में नहीं लिखाया जा रहा, तब कहाँ आपको जाना चाहिए, सारी जानकारी मिलेगी पूरी। जितना भी जानकारी एफआईआर के बारे में है, पूरी जानकारी मिल जाएगी आपको 10 से 12 मिनट के वीडियो में। आपको ऐसा वीडियो कहीं नहीं मिल पाएगा मेरे भाई। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। और ये नहीं कि लॉ के स्टूडेंट हैं, आप एलएलबी कर रहे हैं, या आप एडवोकेसी में हैं, या आप पुलिस में हैं, यही लोग जाने। ये जनरल तरीके से सबको जानना चाहिए, क्योंकि सबके यहाँ जो है सारी लड़ाई झगड़े ये सब सारी चीज़ें होती है। तो एक तरीका आपको पता चल जाएगा ना, तो आपको जब पुलिस के पास एफआईआर लिखवाने जाएंगे तो वहाँ दिक्कतें नहीं होंगी। अब पुलिस नहीं लिख रही है तो कहाँ लिखाने जाना पड़ेगा, ये भी मैं बताऊँगा। ठीक, लास्ट तक बने रहेगा मेरे भाई, पूरी जानकारी लेके जाइएगा, अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वीडियो अच्छा लगेगा तो अधिक से अधिक लाइक करिएगा, आप लोग जो है अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर भी करिएगा, क्योंकि उन्हें भी जानकारी मिले, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक, एफआईआर का साधारण और आम शब्द है। आम जीवन में पुलिस और उससे जुड़े शब्द एफआईआर को काफ़ी सुना जाता है, सही बात, सुनते भी होंगे। अपराध विधि में आम और दैनिक जीवन में सर्वाधिक चर्चाओं में रहने वाला शब्द एफआईआर ही है। इस आलेख के माध्यम से एफआईआर पर विस्तार पूर्वक चर्चा की जा रही है। देखिए, आप लोग सुनिए क्या है ये। एफआईआर शब्द दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 मतलब सीआरपीसी किस धारा 154 में इसका जो है डिफिनीशन सारी चीज़ें दिया गया है। ठीक, निकल आता है, जिसका पूरा नाम होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट हम भी लोग इसे कहते भी हैं। हिंदी में इसे जो है प्राथमिकता भी कहा जाता है, या प्राथमिकी कहा जाता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अंतर्गत इसे संज्ञेय मामलों में मतलब कॉग्निजेबल की जो है इस्तिलाह कहा जाता है। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अपराधों को दो प्रकार में बांटा गया है, संज्ञेय और असंज्ञेय, कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल। इसके आधार पर ही जो है संज्ञेय अपराधों की जो है रिपोर्ट के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 को रखा गया है, मतलब सीआरपीसी की धारा 154 को रखा गया है इसी के आधार पर। ठीक, आगे देखिए, धारा 154 के शाब्दिक अर्थों में एफआईआर को कुछ यूं कहा गया है। देखिए 154 सेक्शन देख लें। संज्ञेय अपराध के लिए जो है जाने से संबंधित प्रथम इत्तिला यदि पुलिस थाने के जो है भार साधक अधिकारी को मौखिक दी गई है तो उसके द्वारा या उसके निर्देशन के लेखबद्ध कर ली जाएगी। मतलब इसका मतलब ये हुआ, बेयर एक्ट का लैंग्वेज आपको जल्दी समझ में नहीं आता है। इसका मतलब यह है कि आप जब थाने में एफआईआर लिखवाने जाते हैं तो एसएचओ के पास जाते, एसएचओ लिख सकता है एफआईआर, नहीं तो एसएचओ जो है किसी को निर्देश देगा कि ये एफआईआर लिख दो। ऐसा नहीं कि कांस्टेबल और एसआई के पास डायरेक्ट जाके आप एफआईआर लिखवा लेंगे, नहीं हो सकता ये मेरे भाई। कोई भी जब तक एसएचओ नहीं कहेगा उसके निर्देश में जो है कोई एफआईआर लिख सकता है। एक हवलदार हो या पुलिस हो चाहे एसआई हो, सब लोग लिख सकते हैं। ठीक, लेकिन उसके जो है निर्देश में, उसके कहने पर ये सब कहा गया। देखिए आगे, देखिए लेखबद्ध कर लिया जाएगा और इत्तिला देने वाले को पढ़कर सुनाई जाएगी, पूरी तरह सुनाई भी जाएगी। जो लिखवाएगा वहाँ जो रिपोर्ट उन्हें सुनाई भी जाएगी। इत्तिला का मतलब रिपोर्ट होता है, वो मतलब उन्हें सुनाई भी जाएगी क्या चीज़ें आपने लिखा है और क्या लिखा है। प्रत्येक ऐसी इत्तिला पर चाहे वह लिखित रूप में दी गई हो या मौखिक रूप में, लिखित रूप में भी एफआईआर लिखा जा सकता है और मौखिक रूप में भी लेखबद्ध कर उस व्यक्ति के दौरान हस्ताक्षर किए जाएंगे कि जी जो उसे दे रहा है उसका सार ऐसी पुस्तक में जो उस भार साधक अधिकारी द्वारा ऐसे रूप में रखी जाएगी। अब उसका सिग्नेचर भी लगेगा जो वहाँ एफआईआर लिखवा रहा है। ठीक, जिसे राज्य सरकार इस नियमित विहित करे प्रतिष्ठित किया जाएगा, मतलब राज्य सरकार को मतलब पूरी तरह ये भेजा जाएगा। ठीक, ये सब सारी चीज़ें कही गई। धारा के इन शब्दों को मालूम होता है कि इन शब्दों में प्रथम इत्तिला को किस प्रकार से अभिलिखित किया जाएगा तथा उसके लिए प्रक्रिया क्या होगी, परंतु इस धारा पर जो है इस पर विशेष चर्चा नहीं करती है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट अर्थात एफआईआर का मूल अर्थ क्या है। सही बात, इसमें नहीं बताया गया। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय और विधि के महान जानकारों से निकलकर कुछ विशेष बातें सामने आती है जो प्रथम सूचना रिपोर्ट से संबंधित है।
इस लेख में लेखक प्रथम सूचना रिपोर्ट को अपने शब्दों में समझाने का प्रयास कर रहा है। बिल्कुल संज्ञेय मामलों में इत्तिला देखिए, मैं आप लोग को समझा रहा हूँ अच्छे तरीके से। सीआरपीसी की धारा 154 के अधीन अभिलिखित की गई सूचना को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट कहा जाता है, जो अपराध के बारे में प्रथम इत्तिला होती है, इसलिए इसे प्रथम सूचना रिपोर्ट कहा जाता है। यह धारा किसी संज्ञेय अपराध के घटित होने की प्रथम सूचना अधिकारी को दी जाने से संबंधित है, ताकि पुलिस इसके आधार पर अन्वेषण की कार्रवाई कर सके, मतलब इन्वेस्टिगेशन कर सके, मतलब जांच प्रक्रिया जो है इसके आधार पर किया जा सके। कोई भी कांड करते हैं, कोई भी मामला आता है, कोई भी कुछ करते हैं, तो पहले नंबर आप लोग को ये पहला रिपोर्ट ये है एफआईआर ही लिखवाएंगे, ठीक। और किसके पास लिखवाएंगे? पुलिस के पास लिखवाएंगे। अब पुलिस नहीं लिख रही है तो सीधे आप लोग जो है आगे बताऊंगा अभी बाद में। प्रथम सूचना रिपोर्ट के बारे में निम्न बातें जान लीजिए आप लोग जो है। धारा 154 के अनुसार जो है इत्तला उस पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को दी जाएगी जिसे मामले में अन्वेषण करने की शक्ति है। प्रथम सूचना रिपोर्ट वही पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी अभिलिखित करता है जिसे मामले में अन्वेषण करने की शक्ति हो। देखिए यही आप लोग का जो है 154 आप लोग को बता रहा है। सेक्शन तो आपको नहीं सही से समझ पाए होंगे, लेकिन मैं यहाँ समझा रहा हूँ अच्छे तरीके से, ठीक। आप लोग को बताया हो, देखिए मैं लिखा हो एक एक पॉइंट को। अन्वेषण करने की शक्ति है पूरी मेरे भाई। प्रथम सूचना रिपोर्ट का अन्वेषण की प्रारंभिक चरण मान लिया जाए। कोई भी पुलिस अधिकारी जो किसी मामले में अन्वेषण करने की शक्ति रखता है वह अपना अन्वेषण प्रारंभ करने के पूर्व एफआईआर दर्ज करता ही है। पहले भी कोई भी अधिकारी हो बिना एफआईआर के जो है कुछ नहीं कर सकता। अब एफआईआर तो लिखाना ही पड़ेगा, तभी जा कर के जो है वो सारी प्रक्रिया मतलब इसमें जो है कर सकता है, ठीक। अब ऐसे ऐसे कुछ मामले आते हैं कि बिना एफआईआर के भी आप लोग को गिरफ्तार कर दिया जाता है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा ग्रीवियस मामले रहेंगे तब, ठीक। उसमें ये सब सारी चीज़ें नहीं हो। देखिए यदि इत्तिला लिखित रूप में दी गई हो तो उसे जो है उपयुक्त रीति से लेखाबद्ध किया जाएगा तथा उस पर इत्तिला देने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर करा लिया जाएगा, मतलब जो देगा उसका हस्ताक्षर, सिग्नेचर, सारी चीज़ें रहेगी। जहां मौखिक इत्तिला दी गई है वो लेखबद्ध की गई हो, उसे इत्तिला देने वाले को पढ़कर सुनाया जाएगा पूरी तरह। पुलिस अधिकारी द्वारा इत्तिला का सार ऐसी पुस्तक में प्रविष्ट किया जाएगा जो उस हेतु राज्य सरकार द्वारा विहित की गई हो। मेरे भाई जो राज्य सरकार के द्वारा दी गई एक पुस्तक होती है, एफआईआर की एक डायरी होती है, जीडी जिसे हम लोग कहते हैं जनरल डायरी, वो जो उसमें लिखा जाता है। इत्तिला देने वाले व्यक्ति को जो है इत्तिला की एक प्रतिलिपि मुक्त दी जाएगी, पूरी तरह एक मुक्त दी जाएगी उन्हें भी। एफआईआर जो लिखेगा एक यहाँ रहेगी, एक उन्हें भी दी जाएगी, और एक आपके पास वहाँ जाएगी मजिस्ट्रेट के पास। हरियाणा देखिए केस लाभ इसमें हरियाणा राज्य बनाम चौधरी भजन लाल एफआईआर 1993 का ये मामला। देखिए इसमें क्या कहा गया। उच्चतम न्यायालय 604 के बाद में जो कहा गया कि जो है जब किसी व्यक्ति द्वारा जो है पुलिस अधिकारी को कोई संज्ञेय अपराध घटित होने की प्रथम सूचना दी जाती है तो पुलिस अधिकारी को ऐसी सूचना को अभिलिखित करना ही होगा। ये बाध्य है पुलिस कि इन्हें करना ही होगा, क्योंकि इनका कर्तव्य है। ये इस केस में कहा गया है, तो कोई भी अगर नहीं मान रहा है तो इस केस को जो है आप बताइएगा, ठीक। अरविंद कुमार बनाम बिहार राज्य के मामले में देखिए क्या कहा गया है, इनका भी मामला जान लीजिए। इसमें कहा गया इस मामले में बहुत सारवान बात कही गई है। इस मुकदमे में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के साक्ष्य के मूल पर प्रकाश डालते हुए अभिमत प्रकट किया गया कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट स्वयं मौखिक साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं होती है। सही बात, साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं होती है, क्योंकि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही पुलिस को अपराध का अन्वेषण करना होता है, मतलब इन्वेस्टिगेशन करना होता है। इसका उपयोग केवल इत्तिला करने वाले व्यक्ति के कथनों के खंडन या अनुसमर्थन हेतु किया जा सकता है। इसका उपयोग सिर्फ साक्ष्य के आधार पर नहीं, ठीक। आगे देखिए धारा 154 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट को लेकर एक महत्वपूर्ण बात कही गई। यदि पुलिस अधिकारी प्रथम सूचना रिपोर्ट को अभिलिखित करने से इनकार कर देता है तो दंड विधि का क्रियान्वयन ही प्रारंभ नहीं होगा मेरे भाई। तब इसके बाद दंड की विधियाँ मतलब दंड ही नहीं लगेगा। जब वो उस पर एफआईआर नहीं लिखेगा, इनकार कर देगा पुलिस, तब क्या होगा? कुछ नहीं होगा उसमें। इसलिए ऐसा दशा में धारा 154 में उपधारा 154 का उपधारा 3 के भीतर यह व्यवस्था की गई है पूरी तरह। क्या कहा गया? इत्तला देने वाला व्यक्ति जो है इत्तला का सार लिखित रूप में प्रत्याक्षत अथवा डाक द्वारा संबंधित पुलिस अधीक्षक को दे सकता है या भेज सकता है। पुलिस अधीक्षक एक समाधान कर लेगा,
कर लेने के पश्चात कि वास्तव में कोई संज्ञेय अपराध घटित हुआ है, स्वयं मामले का अन्वेषण करेगा या अपने किसी अधीनस्थ पुलिस अधिकारी को अन्वेषण करने के लिए जो है निर्देश देगा। ये सब सारी चीज़ें कही गई। जब मजिस्ट्रेट के पास जाएगा तो पूरी तरह मजिस्ट्रेट देगा कि यह संज्ञेय मामले है कि नहीं है, ये सब सारी चीज़ें देखेगा, कौन से मामले कैसे क्या है, तब जा कर के जो हुआ इन्वेस्टिगेशन, मतलब जो आप लोग का इन्वेस्टिगेशन चालू होगा, निर्देश देगी। ठीक, अगला केस देखिए, बाबाजी उर्फ ब्रजेश कुमार मोहंती बनाम जो है आप लोग का उड़ीसा राज्य का है। देखिए, बाबाजी उर्फ ब्रजेश कुमार मोहंती बनाम उड़ीसा राज्य के जो है ये केस है कि बाद में जो है उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्णय लिया गया कि यदि पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी ने डॉक्टरी रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद रिपोर्ट लिखी हो तो यह रिपोर्ट प्रथम सूचना रिपोर्ट के अधीन नहीं होगी। अगर डॉक्टरी रिपोर्ट उनके पास आ गई तो ये प्रथम सूचना रिपोर्ट के अधिकार मतलब अधीन नहीं आएगी, सीधे कह दिया गया इसमें। FIR से जुड़ी मुख्य बातें या वाद देख लीजिए। जिंदर अली शेख बनाम आप लोग का पश्चिम बंगाल राज्य 2009 का ये केस है। उच्चतम न्यायालय 761 के मुकदमे में बलात्कार के पीड़िता द्वारा पुलिस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट हेतु निवेदन किए जाने पर जो है पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी ने मामला दर्ज करने से इनकार कर दिया और पीड़िता को परामर्श दिया गया है कि वह अभियुक्त के साथ आपसी तरीके से मामला निपटा ले। ये सब सारी चीज़ें इसमें कही गई। देखिए, इस पर पीड़िता ने धारा 156 का 3 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के पास गुहार लगाई। सही बात, जब पुलिस नहीं लिखेगी ना तो आप लोग डायरेक्ट मजिस्ट्रेट, देखिए आ गया, मैं आपको पहले बताया था कि मैं आपको बताऊंगा, तो आप लोग जो है धारा 156 के क्लॉज नंबर 3 के अकॉर्डिंग जो है CRPC की सेक्शन 156 के क्लॉज 3 के तहत आप लोग डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं। पुलिस नहीं लिख रही है तो गुहार लगाई और जब मजिस्ट्रेट द्वारा निर्देश दिए जाने पर पीड़िता की FIR रजिस्टर की गई। इस कारण पीड़िता के प्रकरण में चिकित्सीय एविडेंस जुटाने में 6 माह का विलंब हुआ। 6 माह का विलंब हुआ, सही बात है। अब देखिए, इस कारण न्यायालय ने अधिकतन किया कि पुलिस लापरवाही के कारण इस प्रकरण में मूल्यवान समय नष्ट हो गए, जिसके लिए दोषी पुलिस अधिकारी की जितनी निंदा की जाए वह कम है, सीधे कह दी गई। सही बात, ये आप पुलिस का राइट्स है कि वो FIR लिखना ही चाहिए। और एक बार FIR लिख गया ना मेरे भाई तो FIR फटता नहीं है ना, तो मिटता है वो इसीलिए कहा गया है ओरिजिनल डायरी उसकी होती है, वो FIR रहेगा, भले से आप पुलिस के हाथ से मिटवा दीजिए, लेकिन अब जब आगे जाएगा ना तो आप मजिस्ट्रेट के पास रहेगा, क्योंकि जब FIR लिखा जाता है यहाँ से तुरंत मजिस्ट्रेट के पास चला जाता है। एक कॉपी या थाने में रहता है, एक कॉपी एक्यूज को दिया जाता है जो लिखवाता है। ठीक, प्रथम सूचना रिपोर्ट में देरी होने के कारण जो उत्पन्न हुई वाद क्या हुआ था, देखिए, उच्चतम न्यायालय ने रमेश चंद्र जो है नंदलाल जो है आप लोग के पारीक बनाम गुजरात राज्य के जो है वाद में जो विनिश्चय किया है कि यदि अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर कोई आपराधिक कार्यवाही चल रही है तथा अपराधी द्वारा उसी प्रकार का जो अपराध पूर्ववत किया जाता है जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाई गई हो, तो ऐसी स्थिति में जो है पश्चातवर्ती रिपोर्ट इस आधार पर अभिखंडित नहीं हो जाती है, क्योंकि वैसा ही अपराध पूर्व में दायर किया गया है और FIR दर्ज होने के कारण दोबारा रिपोर्ट नहीं लिखी जा सकती है। सिंपल सा मतलब, FIR जब अगर एक बार दर्ज हो गया फिर दोबारा उसको करो फाड़ के दोबारा रिपोर्ट लिखा जाए तो ये नहीं हो सकता, जान लीजिए आज से। पंजाब राज्य बनाम आप लोग का देखिए गुरमीत सिंह के बाद में जो क्या कहा गया था, बहुत से केसेस आपको याद हो जाएंगे मेरे भाई। उच्चतम न्यायालय ने जो है अधिकतन किया गया कि जो बलात्कार जैसे वो जो है लैंगिक अपराध के मामले में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन जो है प्रथम सूचना रिपोर्ट फाइल करने में देरी की जाना आम बात है। यदि जो है परिवादिनी के पास इसके लिए पर्याप्त कारण हो तो इस पर जो है विशेष महत्व नहीं दिया जाएगा। इसका कारण यह है कि जो है ऐसे मामले में पीड़ित महिला तथा उसके परिवारजनक संकोच, लज्जा या परिवार के सम्मान को ध्यान में रखते हुए सोचने में काफ़ी समय गंवा देते हैं कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दायर की जाए या ना की जाए। FIR ऐसा भी होता है, अगर इस पर टाइमिंग भी होती है मेरे भाई। पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी, FIR में पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसी भी जो है कांस्टेबल से ऊपर की रैंक के अधिकारी को पुलिस थाने का जो है भार साधक अधिकारी माना गया है। हेड कांस्टेबल भी पुलिस थाने का जो है भार साधक अधिकारी होता है, ये भी जान लीजिए। धारा 154 के अधीन जो है संज्ञेय अपराध में जो है पूरी तरह संदर्भ की जाने वाली रिपोर्ट पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी के निम्न श्रेणी में पुलिस अधिकारी द्वारा अभिलिखित नहीं की जा सकती है। अभिलिखित नहीं किया जाता, लिखित ही किया जाता।
यदि थाने का बारसाधक अधिकारी पुलिस थाने से परे हो तो उक्त पद थाने हेड कांस्टेबल द्वारा धारित की जा सकती है तथा हेड कांस्टेबल द्वारा पुलिस को दी गई इस्तिला के अभिलेखन किया जाएगा, किंतु इस तरह से दी गई इस्तिला के अभिलेखन किसी भी दशा में हेड कांस्टेबल की अनुपस्थिति में कांस्टेबल द्वारा नहीं किया जाएगा। मतलब कांस्टेबल सिर्फ नहीं लिख सकता, हेड कांस्टेबल लिख सकता है। हेड कांस्टेबल भी उसी समय प्रथम सूचना रिपोर्ट के अभिलिखित कर सकता है जिस समय थाने में हेड कांस्टेबल से ऊंची रैंक का कोई अधिकारी उपस्थित नहीं हो तब। सिंपल सा मतलब जान लीजिए, ये आप लोग को जानना चाहिए। सब इंस्पेक्टर द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट अभिलिखित की जाती है जिसकी वर्दी पर 2 तारे लगे हों, 2 स्टार लगे हों। ठीक। एफआईआर में अभी सभी अभियुक्तों के नाम होना आवश्यक नहीं है। देखिए दिलीप केस आया था, दिलीप जो आप लोग के दिलीप प्रेम नारायण तिवारी बनाम आप लोग का महाराष्ट्र राज्य के वाद में कहा गया। अभी कथन किया गया कि जो है प्रथम इत्तला रिपोर्ट में कुछ अभियुक्तों के नाम उल्लेख नहीं किया जाना है, विशेष महत्व नहीं रखता है। विशेष तब जब सूचना देने वाली महिला अपने युवा पुत्र और देवर को मृत लाशें देखकर गहरे सदमे में हो और उसे अन्य परिजनों के घायल होने के बारे में भी बताया गया है पूरी तरह। टेलीफोन के माध्यम से एफआईआर होता है कि नहीं, देखिए आप लोग को बता दूं। धारा 154 में दर्शाया गया कि जो है किसी सूचना के प्रथम रिपोर्ट माने जाने के लिए आवश्यक होता है कि वह सूचना देने वाले व्यक्ति द्वारा जो हस्ताक्षरित हो। इस दृष्टिकोण से टेलीफोन पर दी गई सूचना धारा 154 के हस्ताक्षरित होने वाली शर्तें पूरा नहीं करती हैं, परंतु इसे केवल एक औपचारिकता मात्र मानते हुए दूरभाष से पुलिस अधिकारी को दी गई है सूचना इत्तला को प्रथम सूचना रिपोर्ट माना जाए। ऐसा नहीं है आप फ़ोन से कर दिए ये वो, तो सारी चीज़ें लिखित होना चाहिए, मतलब एक सिग्नेचर आपका होना चाहिए, नहीं तो पता चले कौन लिखवाया, कौन फ़ोन किया, क्या नहीं, तो ये सब नहीं हो सकता। ठीक। इस संबंध में उच्चतम न्यायालय ने जो है देखिए तपेंद्र सिंह बनाम आप लोग के जो है पंजाब राज्य के बाद में जो है निश्चय किया कि दूरभाषा द्वारा दी गई इत्तला की प्रथम सूचना रिपोर्ट माना जाए अथवा नहीं, यह तथ्य का प्रश्न है, परंतु इसमें किसी असंज्ञेय अपराध घटित होने के निश्चित साक्ष्य नहीं मिलते हैं तो उसे प्रथम सूचना रिपोर्ट नहीं माना जाएगा। इस प्रकार सूचना में कोई देखिए संदिग्धता हो तो उस स्थिति में उसे प्रथम सूचना रिपोर्ट नहीं माना जाएगा, ये जान लीजिए। किसे में उच्चतम न्यायालय ने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसले में जो है आप लोग के जो वेंकटेश्वर स्वामी बनाम आप लोग के लोक अभियोजक आंध्र प्रदेश के बाद में निर्धारित किया है कि वहाँ जहाँ पुलिस थाने के बारसाधक अधिकारी को टेलीफोन पर यह सूचना दी गई हो कि एक जीप पर बम फेंका गया है जिसके कारण 2 व्यक्ति मर गए, अन्य कई घायल हुए, तो ये क्या होगा। ये सब सारे एग्जाम्पल भी दिए गए। पुलिस अधिकारी ने रिपोर्ट दर्ज ना करते हुए जो है इसकी सूचना जो अपने वरिष्ठ अधिकारी को भेज दी। उस अधिकारी के आने के बाद सूचना देने वाले इत्तलाकार ने एक लिखित शिकायत दर्ज कराई। उच्चतम न्यायालय ने निश्चित किया कि जो है वह कहना उचित नहीं होगा कि उच्च लिखित शिकायत प्रथम इत्तला रिपोर्ट नहीं थी और रिपोर्ट लिखवाने में उस पुलिस अधिकारी ने कोई अनावश्यक रुचि दर्शाई थी। ये सब सारी चीज़ें। प्रथम सूचना रिपोर्ट को तत्काल मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाना चाहिए। देखिए प्रथम सूचना रिपोर्ट तत्काल मजिस्ट्रेट के पास जो है भेजा जाती है या भेजी जाती है। धारा 157A में प्रयुक्त जो है तत्काल शब्द स्पष्टता दर्शाता है कि पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर जो है प्रथम इत्तला रिपोर्ट संबंधित मजिस्ट्रेट या अविलंब अग्रेषित कर दिया जानी चाहिए, उनके पास तुरंत भेजना चाहिए। इससे अभियोजन का प्रकरण स्वयं में संदेह का पत्र नहीं बन जाता है। पुलिस द्वारा मजिस्ट्रेट को प्रथम सूचना रिपोर्ट शीघ्र से शीघ्र भेजी जानी चाहिए। जैसे वो एफआईआर लिखे जैसे तुरंत जो है मजिस्ट्रेट के पास जाना ही चाहिए। ये नहीं कि रजिस्टर में बंद करके ये रख सकते नहीं। 0 एफआईआर क्या होता है। देखिए 0 एफआईआर का साधारण यह अर्थ होता है कि वह किसी भी थाने पर दर्ज कराई जा सकती है जिसका अभिलेखन किसी भी थाने के अधिकारी द्वारा किया जा सकता है। इस प्रकार की एफआईआर को पूर्ण रूप से तो मान्यता नहीं दी गई है, परंतु जो है बलात्कार इत्यादि के मामलों में इस प्रकार की एफआईआर को मान्यता दी गई है तथा बलात्कार से पीड़ित किसी भी थाना क्षेत्र में जो उसके निकट है वहाँ जा कर के जो है अपने साथ घटित हुई घटना को जानकारी दे सकती है और बारसाधक अधिकारी को दे सकती है पूरी तरह। वह अधिकारी प्रारंभिक सूचना को रजिस्टर करके जो है मामले को संबंधित थाने में अग्रेषित कर देगा, पूरी तरह उसकी लिखाई करेगी। अधिकांश मामलों में एफआईआर उसी थाना क्षेत्र द्वारा अभिलिखित की जाती है जिस थाना क्षेत्र में अपराध घटित होता है। इसका उपयोग जो है अत्यंत जो है विरलतम मामलों में
किया जाता है जब अत्यंत मामला हो जाए, रेप हुआ या मर्डर हुआ, ये सब सारी चीज़ें। प्रथम सूचना रिपोर्ट का साक्ष्य में महत्व क्या होता है? ये महत्व निश्चित हो चुका है कि जो प्रथम सूचना रिपोर्ट पूर्ण साक्ष्य नहीं होती है, अर्थात इसे उन तत्वों के साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है जिसका उल्लेख प्रथम सूचना रिपोर्ट में किया गया हो। ये सब सारी चीज़ें कही गई हैं। ये अंतिम रूप से स्थापित हो चुका है, जबकि एफआईआर को साक्ष्य अधिनियम 1872 के अध्याय 2 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया हो। इसका उपयोग साक्ष्य अधिनियम की धारा 157 तथा 155 के अधीन केवल साक्षी द्वारा किए गए कथन की पुष्टि करने एवं खंडन करने या उसे जो है अविश्वसनीय साबित करने के लिए ही किया जा सकता है। ये सब सारी चीज़ें कही गई। महत्व क्या है तो आपको पता चल गया होगा मेरे भाई, सारी चीज़ें, सारी प्रक्रिया। तो आई होप है, मुझे पूरी तरह विश्वास है कि आप लोग को अच्छा लगा हो वीडियो और पूरी तरह जानकारी आपको एफआईआर के बारे में जानकारी मिल गई होगी। और भी कोई जानकारी चाहिए, अभी भी कोई जानकारी आप सब लोगों से हमसे मिस हो रही है, आप लोगों को पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मैं उस पर भी एक लेक्चर ऐसे वीडियो बना दूंगा। ऐसे ही आप लोग अगर मेरे साथ जो है आप लोग जुड़े रहते हैं तो आप लोग को ऐसे लॉ से रिलेटिव कोई भी जानकारी हर एक टाइम टू टाइम अपडेट सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। ठीक, थैंक यू, टाटा, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक करिए जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइए।